तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम करंट अफेयर की एक क्लास शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई? कौन सी मोक्षधाम योजना? देखिए जितनी भी ये इंपॉर्टेंट योजनाएं होती है पेपर में बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं इनके आने के। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। देखिए मोक्षधाम योजना क्या है, सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। मोक्षधाम योजना इसके तहत क्या है कि राज्य के प्रत्येक पंचायतों में मोक्ष धाम बनाए जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट कि आपने देखा होगा कि जो आजकल जो परंपरागत रूप से जो शमशान घाट बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो हम क्या है नदी के किनारे पर डेड बॉडीज को जला देते थे, परंतु अब क्या है परंपरागत रूप से शमशान घाट बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है, लगभग हर जगह देखने को मिल रहे हैं। तो इसी योजना के तहत उसको और ज़्यादा सुविधादायक बनाया जा रहा है, वो भी इसके तहत बनाया जा रहा है ताकि लोगों को क्या है परेशानी ना हो। जब हम डेड बॉडी जलाते हैं तो हो सकता है कई बार बारिश होती है या कई बार ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस वजह से इनको जो है सुविधादायक इनको बनाया जा रहा है। तो यही क्या है मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू हुई? ये हुई आपकी हिमाचल प्रदेश। तो ये तो थी क्या मोक्षधाम योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की। एक है मोक्ष कलश योजना। मोक्ष कलश योजना ये किस सरकार ने चलाई है? देखिए इससे रिलेटेड है, तभी हम लिंक करके ये भी यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। मोक्ष कलश योजना जो है राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है। अब इस योजना में क्या है ये तो हमें समझ आ गया। अब इस योजना के अंतर्गत क्या है कि जब कोई डेड बॉडी यानी किसी के घर में क्या है किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है हम अस्थियां लेके जो हरिद्वार पहुंचाते हैं, तो इस योजना के तहत घर के दो सदस्यों के लिए हरिद्वार जाने के लिए क्या है निःशुल्क, मतलब रोडवेज में क्या है उनसे जो है कोई किराया नहीं लिया जाएगा, वो निःशुल्क जाना और आना उनके लिए फ्री में होगा। तो यही क्या है मोक्ष कलश योजना किसने? राजस्थान सरकार ने चलाई है। तो अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। देखिए हिमाचल प्रदेश में हर बार बताता हूँ इसकी कितनी राजधानियाँ हैं? 2 राजधानियाँ। कौन कौन सी? शिमला, दूसरी धर्मशाला। देखिए जो आपकी समर कैपिटल है वो कौन सी है? शिमला। समर कैपिटल कौन सी आपकी? शिमला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विंटर कैपिटल हिमाचल प्रदेश की कौन सी है तो वो जाएगी धर्मशाला। ये कौन सी है? विंटर कैपिटल। उसके बाद यहाँ के अगर सीएम की बात करें, सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। सीएम हमारे जयराम ठाकुर जी। और अगर गवर्नर की बात करें तो राज्यपाल है यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, ये कौन है? हमारे गवर्नर। ये प्रश्न आ चुका है यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ से बहुत सारे जो प्रश्न पहले कर चुके हैं, अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर देख रहे होंगे। एक है नारी को नमन योजना। नारी को, ये जो हम कर चुके हैं ये मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं क्योंकि हम कर चुके हैं और यहाँ पर फालतू का टाइम वेस्ट हो। तो एक योजना है कौन सी? नारी को नमन योजना। अब इस योजना के तहत क्या था कि आपने देखा होगा, आप सब तो लगभग हिमाचल प्रदेश से है, तो महिलाओं के लिए क्या है सरकारी बसों में जो है 50% का डिस्काउंट जो दिया गया है वो किस योजना के तहत है? नारी को नमन योजना। प्रश्न आ सकता है। उसके बाद हमने एक और पॉइंट यहाँ से किया था जो हिमाचल प्रदेश से कि जो ड्रोन नीति, अगर आपने सुना होगा ड्रोन, यानी ड्रोन नीति को फिर से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? वो था हिमाचल प्रदेश, क्योंकि इसके ऊपर क्या है पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, तो इसलिए ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर हमने बात की थी किसकी? राज्यपाल कौन?
राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इन्होंने एक बुक लॉन्च की थी जो लिखी थी किन्होंने, जे सिंह द्वारा, और ये हम कर चुके हैं पहले भी, द मैकमोहन लाइन बुक। ये किसकी किताब थी? जे सिंह, और जिसको लॉन्च किया था हमारे राज्यपाल द्वारा। उसके बाद एक और जो स्कीम चली थी सिंगल, जैसा कि आपको पता है कि अभी पूरे भारत में क्या है, प्लास्टिक बैन कर दिया गया है। कब से? 1 जुलाई से। ये आपको पता होना चाहिए, पूरे भारत में क्या है, प्लास्टिक अब पूरी तरह से बैन हो चुका है। तो इसी के उस पे क्या है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम था सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना। ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, अगर आपने पिछला करंट अफेयर देखा होगा। इसके अंतर्गत क्या है कि कूड़े को जो है खरीदा जाएगा, जो आपने जमा करवाना है स्कूल कॉलेजों में, और वहाँ जो उसके बदले आपको क्या है, पैसे दिए जाएंगे। तो ये है कौन सी? सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना। उसके बाद एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है हिमाचल प्रदेश से। अभी हाल ही में क्या है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के एक चाय को जो है जीआई टैग मिला था, कांगड़ा टी, उसे क्या है, जीआई टैग मिला था। अब जीआई टैग क्या होता है, ये इसके बाद जो है अगला प्रश्न इसी के ऊपर आना है, तो वहाँ मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। बस अभी आपने ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा के टी को क्या है, जीआई टैग मिला, और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। एक और पॉइंट यहाँ पर देखें तो ई कैबिनेट आपने सुना होगा, ई कैबिनेट जो है लागू करने वाला पहला राज्य भी कौन सा था? हिमाचल प्रदेश, जिसमें जो है विधानसभा में जो मीटिंगें होती है वो सारी की सारी जो है ई कैबिनेट के थ्रू अब जो है होगी। उसके बाद एक और प्रश्न यहाँ पर था कि 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य भी कौन बना? हिमाचल प्रदेश। बाकी हिमाचल प्रदेश से तो इतने सारे प्रश्न मैं यहाँ पर लिंक करके बता सकता हूँ कि पूरी की पूरी वीडियो इसी के ऊपर ख़त्म हो जाएगी। बाकी अगर मैं यहाँ फिर रोहतांग टनल के पास चला जाऊँ तो फिर यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो आपने क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, आप सर्च करके बताओ, जैसे मर्जी बताओ, आपको पता है तो रोहतांग टनल के बारे में जितनी भी आपको जानकारी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है कि लंबाई कितनी है, कब इसका उद्घाटन किया, इसका नया नाम, पुराना नाम जो भी है, कहाँ पर है, ये सारी डिटेल। तो ये था प्रश्न नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया? अब वो प्रश्न आ गया है जो हमने इससे पहले किया था, मिथिला मखाना। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर हो जाएगा बिहार राज्य के मिथिला मखाना को क्या है, जीआई टैग दिया गया। बाकी चीज़ें बाद में, सबसे पहले हम कर लेते हैं क्या, जीआई टैग। जिसको पता नहीं है, जिसने नाम ही नहीं सुना है कि जीआई टैग होता क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या है, जीआई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म लिख लो, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेत, यानी कोई ऐसी चीज़ जो उस एरिया में अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। जैसे आपने सुना होगा चंबा रुमाल, अपने आप में क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। जीआई टैग उसी चीज़ को दिया जाता है जो उस एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या है, अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, या उस चीज़ की जो है सिर्फ वहीं पर जो है ज़्यादा पैदावार होती है, या फिर वो चीज़ वहीं पर पाई जाती है, या वहीं पर उसकी इम्पोर्टेंस रहती है। दूसरी बात कि जब किसी चीज़ को जीआई टैग मिल जाता है तो कोई भी कंपनी उसके नाम पर क्या है, अलग से अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकते। जैसे चंबा रुमाल है तो चंबा रुमाल के नाम से कोई दूसरी कंपनी जो है उसे बेच नहीं सकती, इसीलिए ये क्या है, जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग कितने साल के लिए वैलिड होता है, ये पॉइंट भी लिख लो, 10 वर्षों के लिए। देखिए कुछ पॉइंट में यहाँ पर लिख नहीं सकता, जो मैं बोल रहा हूँ आपने सिर्फ बोलने पर ध्यान देना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना है और उसको अपने नोटबुक में लिखना है। ये कितने साल के लिए वैलिड होता है, 10 वर्षों के लिए। जिस चीज़ को जीआई टैग मिल जाता है वो 10 साल तक जो है उसको वो मान्यता रहती है। उसके बाद जीआई टैग का निचोड़ हम पूरी तरह से निकालेंगे कि जीआई टैग कब अस्तित्व में आया था, कब इसका अधिनियम आया था भारत में। देखिए 1999 की बात है जब ये अधिनियम जो है बना था। बना का मतलब है कि ये अधिनियम क्या है, लाया गया था। जैसे किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें जो किसानों के लिए क्या है बहुत सारी चीज़ें लाई गई थी, परंतु वो बाद में क्या है फेल हो गया। उसी तरह क्या है
जो जीआई टैग अधिनियम है ये 1999 में लाया गया था, परंतु लागू कब हुआ? देखिए ये आया था 1999 में, लागू कब हुआ? अगर पूछा जाए कि लागू, तो लागू हुआ ये 2003 की बात है जब ये चीज़ लागू हुई। परंतु अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम जो जीआई टैग कब मिला और किसको मिला, तो फिर बिल्कुल अलग हो जाएगा प्रश्न। तब आ जाएगा 2004 की बात है जब फर्स्ट बार किसी को मिला, और किसको मिला था? दार्जिलिंग टी, आपने सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध चाय है दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग एक जगह का नाम है, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, और वहाँ की चाय जो है बहुत प्रसिद्ध है। चाय के लिए पूरी की पूरी पहाड़ी जो है ये प्रसिद्ध है दार्जिलिंग की। तो देखिए ये अधिनियम कब आया? 1999 में। लागू कब हुआ? 2003 में। फर्स्ट टाइम जो है जीआई टैग कब दिया गया था? 2004 में। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग टी को। दार्जिलिंग टी कहाँ की प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल की। ये इतने सारे पॉइंट हमने यहाँ से क्या है कवर किए। उसके बाद अब वापस आ जाते हैं जो हमने इससे पहले प्रश्न किया था, कांगड़ा चाय वाला। हिमाचल प्रदेश की किसको? कांगड़ा चाय को अभी क्या है? जीआई टैग मिला, कांगड़ा चाय। तो ये प्रश्न भी क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो है J&K के कश्मीरी कालीन को, J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीरी कालीन को भी जीआई टैग दिया गया था, और वो भी विद क्या? बार कोड, QR कोड के। और उसके बाद चंबा की एक चप्पल है, उसको भी क्या है? जीआई टैग दिया गया था। वो अपने आप में प्रसिद्ध है, जैसे चंबा रुमाल है वैसे क्या है? चंबा चप्पल। तो प्रश्न बन सकता है हिमाचल प्रदेश के चंबा चप्पल को जो है क्या है? जीआई टैग मिला। और एक और प्रश्न बन जाता है कि महाराष्ट्र के जो है, अगर आपने महाराष्ट्र का, ये थोड़ा सा क्या है पुराना प्रश्न है परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सफ़ेद प्याज, ये महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को क्या अभी जीआई टैग दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एक नागालैंड की किसको मिला था जीआई टैग? ककड़ी। वहाँ की क्या है? ककड़ी बहुत प्रसिद्ध है नागालैंड की, तो ये भी आप नोट कर लेना। नागालैंड की ककड़ी, J&K का कश्मीरी कालीन, और महाराष्ट्र का सफ़ेद प्याज, और कांगड़ा चाय जो है, इनको क्या अभी हाल ही में जीआई टैग मिले हैं। उसके बाद बात यहाँ पर चल रही थी किसकी? बिहार की। देखिए बिहार से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी जो है नए ही सीएम बने हैं, और कितनी बार रह चुके हैं? 8वीं बार बने हैं बिहार के सीएम, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब भी हम बात करते हैं बिहार की, तो यहाँ से एक प्रश्न जो सिंपल सा प्रश्न है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है बरसात में। ये समय जो है वहाँ के लोगों के लिए बहुत मुसीबत भरा होता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 है हमारा अगला। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया, उसका नाम आपने बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। उसका नाम क्या है? सुपर वासुकी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम यही लिख लेते हैं, सुपर वासुकी। देखिए आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जब 15 अगस्त को हमने क्या मनाया था? आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हमने मनाया। ये प्रश्न भी आ सकता है कि कौन से नंबर का हमने मनाया था? 75वें। तो उसके उपलक्ष्य पर क्या है, हमारे भारतीय रेलवे ने क्या है, भारत की सबसे लंबी तथा सबसे भारी अभी तक की मालगाड़ी का क्या है? परिचालन किया। देखिए मालगाड़ी और रेलगाड़ी में अंतर है, ये पॉइंट पहले ही नोट कर लेना। यहाँ बात किसकी हो रही है? मालगाड़ी की। तो उसका नाम क्या है? सुपर वासुकी। अब जब भी बात दुनिया में हो चाहे भारत में, लंबे छोटे बड़े चौड़े इस चीज़ की बात होती है, और सबसे बड़े सबसे छोटे, तो हमें ये पता तो होना ही चाहिए कि सबसे बड़ा है तो कितना है, सबसे छोटा है तो कितना छोटा है, सबसे चौड़ा है तो कितना चौड़ा है। तो यहाँ पर बात हो रही है लंबाई की, तो हमें पता होना चाहिए कि इस मालगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो इस मालगाड़ी की लंबाई है लगभग क्या 3.5 किलोमीटर कर लो आप, 3.5 किलोमीटर क्या इसकी लंबाई है। ये तो इसकी लंबाई है, परंतु अगर मैं इसमें जो कुल डिब्बे की संख्या बताऊं, जो इसमें टोटल डिब्बे है कितने? 295, 295। तो इसमें क्या है? डब्बे है मालगाड़ी के अंदर।
और कितनी लंबी है 3.5 किलोमीटर। अब आप लगा सकते हैं कितनी लंबी होगी, 3.5 किलोमीटर कम नहीं होता, बहुत बड़ी मालगाड़ी है। थे उसके बाद यहाँ पर बात किसकी हो रही है, रेलवे की। तो हमें रेलवे की हो रही तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे रेलवे के मंत्री कौन है। रेलवे से तो यही लिंक कर सकते हैं हम कि रेलवे मंत्री हमारे कौन है। अगर आपने अश्विनी वैष्णव का नाम सुना होगा तो ये हमारे क्या है, रेल मंत्री। उसके बाद इतनी जल्दी हम खत्म नहीं करना चाहते ये प्रश्न, तो यहाँ से एक और प्रश्न लिंक कर सकते हैं हम कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। उसके बाद अगर रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन अभी हाल ही में बने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम आपने मुझे बताना है। उनका नाम क्या है, विनय कुमार त्रिपाठी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लो ये, विनय कुमार त्रिपाठी। ये कौन है, रेलवे बोर्ड के अभी नए चेयरमैन और CEO बने। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। बाकी अगर रेलवे जोन की बात आ जाए कि कुल भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं, तो ये है आपके कितने 18। रेलवे जोन की संख्या कितनी हमारी 18। बाकी और कोई क्वेश्चन आपको लगता है यहाँ से लिंक कर सकते हैं हम, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में FTX क्रिप्टो कप में लगातार 3 खेल जीतकर 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन कौन, मैग्नस कार्लसन को हराकर किसने इतिहास रचा। देखिए इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना तभी आपको समझ आएगा। हाल ही में FTX क्रिप्टो कप, ये एक कप का नाम है, में लगातार 3 खेल जीतकर, यानी जो आंसर आएगा उसने क्या है, लगातार 3 खेल जीतकर 5 बार के विश्व शतरंज, यानी जिसको हराया वो कौन था, 5 बार का विश्व शतरंज चैंपियन कौन, मैग्नस कार्लसन को हराकर किसने इतिहास रचा। तो उसका नाम पूछा गया है, उसका नाम क्या है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। आप नोट कर लो, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ये कौन है, जिन्होंने 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन कौन, मैग्नस कार्लसन को हराया। तो देखिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये है कौन एक्चुअल में, ये भारत के एक ग्रैंड मास्टर है, ग्रैंड मास्टर। और ये मैं बता चुका हूँ ग्रैंड मास्टर कौन होते हैं और किस में बनते हैं। ये एक शतरंज खिलाड़ी है, 3 खेल जीत कर इन्होंने क्या है, इसी वर्ष 2 बार, इन्हीं खिलाड़ी को क्या है 2 बार लगातार हरा दिया है। और ये तीसरा मौका था जब इन्होंने इन्हें हराया। तो अब तो ये भी सोचते होंगे कि भारत के इस छुटकू से जो है हमारा मुकाबला ना हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिन्होंने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता है उनको इन्होंने हरा रखा। तो यहाँ पर बात हो रही है ग्रैंड मास्टर की। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बात है कब, 2016 की, 2016, जब इनकी उम्र कितनी थी, किनकी, ये जो मैंने नाम लिखा है, इनकी उम्र थी सिर्फ 10 वर्ष। तो सिर्फ 10 वर्ष की आयु में इन्होंने इतना बड़ा चमत्कार किया कि इतिहास रचा। क्या कि सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे ये 2016 में। कौन, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेना। 2016 में 10 वर्ष की आयु में क्या है, ये ग्रैंड मास्टर बने थे और इतिहास रचा था। उसके बाद देखिए हम जब भी बात करते हैं शतरंज की तो बात आती है कौन से, कि अभी हाल ही में जो लास्ट टाइम बने 75वें ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बने थे, 75। ये तो मैंने डिटेल से करवा रखा आपको, करंट अफेयर में ये तो आना चाहिए। 75वें जो नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने, वी प्रणव। ये कौन है, हमारे जो 75वें ग्रैंड मास्टर बने। फिर यहीं से लिंक करके हम प्रश्न करते हैं कि ये तो कौन से नंबर के थे, 75वें। और पूछा जाए कि पहले नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो वो थे हमारे शतरंज के बादशाह। कौन है, विश्वनाथ आनंद। ये कौन है, पहले ग्रैंड मास्टर। अब इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो बात है 1991-92 की, जब इन्हें क्या है, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, जो अब नया नाम उसका रख दिया गया है। पहले जब इनको मिला था उस समय क्या नाम था उसका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।
तो सबसे पहले खिलाड़ी है जिनको ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। और अब बात हो रही है किसकी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। तो ये खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो अब क्या है, इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये इसका नया नाम रख दिया गया। तो ये भी नोट कर लेना पॉइंट। उसके बाद अगर यहाँ पर, ये तो हमने बात की थी पुरुषों में, परंतु अगर पूछा जाए कि भारत की पहली ग्रैंड मास्टर जो बनी महिला में, कौन बनी, उनका नाम है एस विजय लक्ष्मी। एस विजय लक्ष्मी, ये भी मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, नोट कर लेना कौन बनी, एस विजय लक्ष्मी। उसके बाद फिर हम चलते हैं जो अभी हाल ही में 44वें फीडे ओलंपियाड हुए, ये भी मैं करवा चुका हूँ बहुत बार। 44वें फीडे ओलंपियाड अभी हुए भारत में, और भारत में पहली बार हुए, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहाँ पर, चेन्नई में। तो जो ये ओलंपियाड हुए, इसको किसने जीता, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो ये जीता किसने, उज्बेकिस्तान ने ये टूर्नामेंट जीता। उसके बाद क्या और लिंक कर सकते हैं हम इसमें कि जो ये टूर्नामेंट हुए कौन से, फीडे 44वें, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, वो है लुज़ेर्न, स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट यहाँ से बनता है कि जो ये कप हुआ इसका शुभंकर क्या था, यानी जो ये 44वें फीडे ओलंपियाड हुई इसका शुभंकर क्या था, वो था थम्बी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर बात हो रही है शतरंज यानी चेस। तो पूछ सकते हैं कि शतरंज में कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो होती है 204। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब अगला लास्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। सोफिया बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी। किसमें, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहली महिला पहलवान कौन बनी, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं आप। तो कौन बनी, उनका नाम लिख लो, अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल ये पहलवान है किस राज्य की, हरियाणा, लिख लो HR की। और अगर कैटेगरी की बात की जाए कि किस कैटेगरी में इन्होंने ये कुश्ती जीती, तो ये जीती इन्होंने 53 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने जो ये फाइनल मुकाबला जीता। और ये मात्र कितने वर्ष की है, 17 वर्ष की। आप लगा सकते हैं कितनी छोटी अभी। CWG को हम यहाँ से, क्योंकि खेल की बात हो रही है तो अभी हाल ही में खेल हुए थे CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं आप यहाँ से लिंक करके लिख सकते हो। बाकी फिलहाल मैं अभी बता देता हूँ कि कुश्ती में CWG में भारत ने कुल कितने मेडल जीते। कुल मेडल जीते थे 12। बात हो रही है किसकी, कुश्ती की, जिसमें से कि सिर्फ गोल्ड कितने थे। अगर डायरेक्ट आ जाए कि गोल्ड कितने थे कुश्ती में, जो कॉमनवेल्थ गेम में हमने मेडल जीते, तो सिर्फ गोल्ड कितने थे, 6। और बाकी जो दूसरे थे वो भी कितने, 6। तो 6 भी आपको पता है, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक हो गया आपकी, नवीन मलिक हो गया, और रवि कुमार दहिया। बाकी बजरंग पुनिया तो शायद मैंने बता दिया। तो ये 5-6 खिलाड़ी थे जिन्होंने क्या है, गोल्ड लाया था किसमें, कुश्ती में। तो ये लिंक करके देख लेना। इसी के साथ आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त। बाकी मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पिछले कुछ समय से आपका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। जैसे एक लड़की गायत्री जी है, तो रोज़ जो है कमेंट कर ही देते हैं। तो अच्छा लगता है जब कोई इस प्रकार से जो है बताते हैं, जो भी आपकी राय है, कुछ आप दे सकते हैं कमेंट में कुछ भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।